Hello student, welcome to NCERT Education. Now we are studying Social Science book of class 9th and this is our new NCERT book and this book name is Understanding Society, India and Beyond. Now we are studying chapter number 3, Early Humans, Beginning of Civilization. We have already complete explanation of this chapter in part 1 and this is part 2 and this part 2 starts from Bronze Age civilization outside India. Okay. In grade 6, you studied the major features of the हड़प्पन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. आपने क्लास 6 में हड़प्पन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की विशेषताएं पढ़ी होंगी, जहाँ पे आपने ये पढ़ा था कि वहाँ के जो शहर हुआ करते थे वो वेल प्लान्ड होते थे, वहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था, वाटर मैनेजमेंट भी अच्छा था, वेट्स का यूज़ करते थे लोग, मेजर्स का यूज़ करते थे, स्टोन बीड्स जो हैं पत्थर के मनकों का यूज़ किया जाता था और जो सील्स होती थी मोहरों पे खुदवा के लिखा जाता था, स्क्रिप्ट्स वगैरह हमने देखी थी हड़प्पन और सिंधु सिविलाइजेशन के अंदर, जो कि हमने चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं. हम यहाँ पे क्लास 6 का जो चैप्टर उसकी बात कर रहे हैं. इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लोर द मेन फीचर ऑफ द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन दैट वर कंटेम्परेरी विद द हड़प्पन्स. और इस सेक्शन के अंदर हम किसकी विशेषता के बारे में पढ़ना चाहते हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन की विशेषता के बारे में पढ़ना चाहते हैं. उसी के साथ साथ जो है हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसकी भी विशेषताओं को समझेंगे. एंड दीज थ्री मेजर सिविलाइजेशन वर द मेसोपोटामियन, इजिप्टियन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन. और उसके साथ साथ जो सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी है जिसको मिस्र की सभ्यता कहते हैं, और इस इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो गया जिसको मिस्र की सभ्यता कहते हैं, एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन. ठीक है, तो इन सारी सिविलाइजेशन के बारे में जो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द 4 अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन इमर्ज इन रिवर प्लेन्स. और जितने भी जो ये पूरी दुनिया की जो सभ्यता है, जो 4 सिविलाइजेशन जो हमने देखी हैं अभी, मेसोपोटामियन, इजिप्टियन और चाइनीज़ और हड़प्पन, तो ये सारी ब्रॉन्ज एज और हड़प्पन सेम थिंग दैट. तो ये सारी जो सिविलाइजेशन थी ये सब नदियाँ के आसपास जो है विकसित हो रही थी. द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑफ द सिंधु एंड सरस्वती रिवर. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो आप देखेंगे वो आपको कहाँ देखने को मिली थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है सिंधु नदी के आसपास और सरस्वती नदी के आसपास जो है वो वहाँ पे देखने को मिल रही थी. द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इन द रीजन अराउंड द यूफ्रेट्स एंड टाइगर रिवर्स इन वेस्ट एशिया. और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन किस एरिया के आसपास फैली हुई थी? जो हमारी टाइग्रिस नदी है जो कि वेस्ट एशिया में है उसके आसपास और यूफ्रेट के पास. ठीक है, ये 2 नदियों के आसपास जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है इसका विकास हो रहा था. द इजिप्टियन सिविलाइजेशन ऑफ द नाइल रिवर एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन द होंग बेसिन इन नॉर्दर्न चाइना. तो जो हमारी इजिप्टियन सिविलाइजेशन है वो तो नाइल रिवर के आसपास थी और चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो किस नदी के आसपास डेवलप हो रही थी? हुआंग ही बेसिन जो कि नॉर्दर्न चाइना के अंदर है. ग्राफिकली मेसोपोटामियन एंड द इंडस एंड घग्गर सरस्वती वैलीज आर क्लोजर टू ईच अदर. मेसोपोटामिया और इंडस और घग्गर सरस्वती जो वैलीज थी वो बहुत आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक थी. दिस प्रॉक्सिमिटी फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स. और इस वजह से क्या था, उनके बीच में काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट था और ट्रेड होता था मेसोपोटामियन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में. द इजिप्टियन एंड मेसोपोटामियन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था इसी वजह से. और इजिप्टियन और चाइनीज सिविलाइजेशन जो दूसरी तरफ क्या था, उनके पास टेंजिबल एविडेंस थे कि जिस वजह से उनमें क्या होता था, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से. ओके, थिंक अबाउट इट. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि वाई वर रिवर्स इंपॉर्टेंट द ग्रोथ ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन. रिवर्स का क्या रोल था जो कि सिविलाइजेशन जो है वहाँ पे अर्ली सिविलाइजेशन जो है उसकी शुरुआत देखने को मिली थी. रिवर्स का तो मेन रोल ही था क्योंकि रिवर्स के पास जो होता था वो एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता था, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता था. तो लोग वहाँ से क्या करते थे, जब एग्रीकल्चर के लिए अच्छा प्रोडक्शन होता था तो लोग क्या करते थे, एक जगह जाके बस जाते थे, तो वहाँ का उन्हें एक ऑक्यूपेशन मिल जाता था, तो वो सिटीज़ डेवलप हो जाती थी उसके आसपास. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हम समझते थे. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्या है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अमंग द 4 सिविलाइजेशन हमने देखी उसमें कंटेम्परेरीनेस था, मतलब इसके समकालीन रही है. और द अर्ली सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन इमर्ज इन मेसोपोटामिया. और नगर आधारित जो राज्य बने हैं, शहर पे आधारित जो सभ्यता जो देखने को मिली है वो मेसोपोटामिया में मिली है. ओके, और मेसोपोटामिया जो है मीनिंग द लैंड इन बिटवीन. मेसोपोटामिया का मतलब है कि जो 2 नदियों के बीच की जो भूमि है उसको बोला गया है. इज अ ग्रीक नेम फॉर द लैंड ड्रेन बाय द यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस रिवर्स इन वेस्ट एशिया. और यहाँ पे जो है यूफ्रेट्स और टाइग्रिस जो नदी जो वेस्ट एशिया में हैं वो भी हैं. इन मॉडर्न टाइम्स दिस रीजन इंक्लूड्स मेनली इराक एंड कुवैत. और आज के समय में ये वो वाला एरिया है जो कि ईरान है और कुवैत है. कुछ पार्ट्स जो है यहाँ पे टर्की के हैं और सदर्न साउथ वेस्ट ईरान भी है. द क्रिसेंट शेप foothills of the Zagros and Taurus stretching from the Mediterranean in the west
to the Persian Gulf in the east are known as Fertile Crescent due to the high agriculture potentials. तो ये नाम जो है यूनानी जो है उससे आया है और यहाँ का जो क्षेत्र है मुख्यतः यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियों के बीच स्थित है। और फर्टाइल क्रेसेंट क्या होता है? फर्टाइल क्रेसेंट का मतलब होता है कि जो वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी एग्रीकल्चर के लिए, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, ठीक है, इसलिए कहा गया फर्टाइल क्रेसेंट, इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ की जो भूमि थी वो कृषि के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं थी वहाँ पे, ठीक है। और वाइल फार्मिंग बिगेन इन दिस रीजन, जब खेती की शुरुआत की गई 12,000 साल पहले, और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो कॉपर टूल्स का यूज़ किया जा रहा था इसके आसपास 4500 BC के आसपास। और कॉपर के जो टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में और भी आर्थिक गतिविधियों को इम्प्रूव करने में, जैसे कि क्राफ्ट का, शिल्पकार का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था उस टाइम पे, व्यापार बहुत अच्छा था। दिस इवेंचुअली कंट्रीब्यूट टू द ब्रॉडर dissemination of farming across the vast plains of the Euphrates and Tigris river। और तांबे के जो औजार थे और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत बेहतर आर्थिक गतिविधियों के कारण क्या होता है, यूफ्रेट्स और टाइग्रिस जो किसकी जो नदियाँ थी उनके जो विशाल मैदान थे उसमें खेती का क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था। आप देख सकते हैं फिगर 4.21 में यहाँ पे शो किया है फर्टाइल क्रेसेंट्स एंड द एक्सटेंट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का किस तरीके से विकास हो रहा है। तो जो रेड कलर का जो स्क्वायर व रेक्टेंगल में जो शेप दिखा रखी है फर्टाइल क्रेसेंट्स की, ये एरिया पूरा फर्टाइल क्रेसेंट्स था। और मेसोपोटामियन साइट्स जो है ये ब्लू कलर की शो कर रखी हैं, वो मेसोपोटामियन साइट्स हैं, यहाँ पे शो कर रखी है सारी। अकाडिया, बेबीलोनिया, बेबीलोन, ये सब क्या मेसोपोटामियन साइट्स हैं। टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स जो है, जहाँ पे आपको इस तरीके का डैश जो दिख रहा है वो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर वाला एरिया है, ओके, यहाँ पे शो किया है, ये देखो आप, ठीक है, ये इन्होंने ब्लैंक से मार्क कर रखा है यहाँ पे, तो ये जो एरो शो कर रखे हैं ये इसे कैसे, ये टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स के हैं, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं टाइमलाइन क्या है। फिगर 4.22 में टाइमलाइन शो कर रखी है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। 7500 BC पे नियोलिथिक थी, उसके बाद 5500 BC तक चैल्कोलिथिक आई, फिर 3500 BC तक आप देखेंगे यहाँ पे ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हो रही है, बिगिनिंग ऑफ ब्रॉन्ज। तो फिर 3000 BC से और 2500 BC तक आप सुमेरियन दिखाई देगा। उसके बाद 2500 BC के बाद आप ऊपर जाएंगे, 2034 में अकाडियन आ गए थे, फिर उसके बाद असारियन आए 2154, 1900 BC में बेबीलोनियन आए, ओके। तो ये पूरी टाइम लाइन शो कर रहे हैं किसके बारे में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में, ओके। Over the next 2000 years, some large cities became city-states by developing governing system. Among these, the four major city-based civilizations that flourished among 1500, 3500 BC onwards in Mesopotamia, the Sumerian, Akkadian, Assyrian, and Babylonian. तो जब नेक्स्ट 2000 ईयर्स की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े शहर जो हैं उनका विकास होने लग गया, और वो बड़े बड़े शहर जो है वो नगर राज्य बनने लग गए, और उनका अपना खुद का जो है उन्होंने अपना गवर्निंग सिस्टम डेवलप कर लिया था। उसमें से 4 जो मेजर सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन जो फ्लोरिश हो रही थी 3500 BC के अराउंड, वो मेसोपोटामिया में कौन कौन सी थी, सुमेरियन थी, अकाडियन थी, असारियन थी और बेबीलोनियन थी, ठीक है। ऐसे शहर थे, ये केवल शहर ही नहीं थे बल्कि उनके आसपास का जो क्षेत्र था पर भी उनका शासन होने लगा था, ओके। सिटी स्टेट क्या है, एक सॉवरगाइन स्टेट है, ओके। सिटी स्टेट क्या है, ये सॉवरगाइन स्टेट है, सेंटर्ड अराउंड अ सिटी दैट रूल्स सराउंडिंग टेरिटरीज। ऐसा स्वतंत्र राज्य जिसका केंद्र एक शहर होता था और वो अपने आसपास के क्षेत्रों पर शासन करता था, ओके। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि सुमेरियंस के बारे में पढ़ेंगे। सुमेरियंस क्या था? सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है। ये नगर आधारित जो है, ये जो है शहर जो है शहर आधारित सभ्यता थी, जो कि उर और बहुत सारी जो शहर हैं, अन्य शहर हैं जो आज का प्रेजेंट डे इराक, सदर्न इराक है, समर और प्रेजेंट डे सदर्न इराक है, उसको मतलब कि जो सुमर जो है वो प्रेजेंट डे सदर्न इराक माना जाता है, सदर्न मेसोपोटामिया के अंदर। तो सुमेरियंस वर द फर्स्ट टू बिल्ड अ सिस्टम ऑफ डैम। सुमेरियंस लोग का क्षेत्र आज के दक्षिण इराक में स्थित है, और यहाँ पे जो सबसे पहले जो है आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है डैम्स का जो सिस्टम है, नहरों का जो सिस्टम इरिगेशन के लिए, वो यहीं देखने को मिलेगा। एंड वर द फर्स्ट टू यूज मड ब्रिक्स एंड बर्न ब्रिक्स। और जो मड की जो ब्रिक्स हुआ करती थी, कच्ची ईंट होती थी, और पक्की हुई ईंटों का जो यूज़ है घर बनाने के लिए और डिफेंसिव वॉल्स को सुरक्षा
वाली दीवार बनाने के लिए, और भी ढांचे बनाने के लिए, और भी इमारतों को बनाने के लिए ऐसी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो ये सुमेरियंस में ही यूज प्रयोग किया जाता। जिगुराट क्या है? इट ए टावर लाइक स्टीप पिरामिड शेप टेम्पल विथ सेवरल फ्लोर्स। आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर जो है फिगर 4.23 में भी शो कर रखी है कि जिगुराट क्या था। जिगुराट जो है ये टावर लाइक स्टीप होती थी, ठीक है। टावर देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे टावर लाइक स्टीप है, ये पिरामिड की शेप है ये टेम्पल में, और बहुत सारे इसमें फ्लोर्स दिए गए हैं, और मेन टेम्पल यहाँ पे लोकेटेड होता था। टॉप पे जो टॉप ऑफ द जिगुराट जो होता था उसको पवित्र स्थान माना जाता था, और उसके आसपास का जो एरिया होता था जिगुराट में, जिगुराट कंटेन पैलेसेस, तो उसमें महल वगैरह होते थे और स्टोर हाउसेस होते थे, बड़े शानदार ग्रैंड स्टोर हाउसेस होते थे। द सराउंडिंग वॉल्स, उसके आसपास जो है एक वॉल होती थी, हैड ओनली वन एंट्रेंस, और एक ही घुसने का प्रवेश द्वार हुआ होता था जिगुराट में, जो कि सिटी का पूरा खजाने को स्टोर करके रखता था। जिगुराट जो था वो जो उसका जो ऊपरी भाग जो था वो पवित्र स्थान माना जाता था, ठीक है। और जिगुरात के आसपास राजमहल और राजकीय भंडारगृह होते थे, मतलब स्टोर हाउसेस होते थे। और जिगुरात के आसपास बनी जो सुरक्षा दीवार में केवल एक प्रवेश द्वार होता था, इससे सुरक्षा जो थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहती थी लोगों के लिए। और जिगुरात केवल धार्मिक स्थान ही नहीं था, बल्कि यह शहर के खजाने के रूप में भी काम करता था। ओके, सुमेरियन वर्शिप मल्टीपल, और सुमेरियंस जो लोग हुआ करते थे वो अनेक भगवानों की पूजा करते थे, और होम दे बिलीव दैट हैड पावर ओवर नेचुरल फोर्सेस, और वो ऐसा मानते थे कि जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां हैं, जैसे कि फ्लड्स हो गया, विंड्स हो गए, और इनमें क्या है, इनमें भगवान का अस्तित्व है। एंड बिल्ड टेम्पल्स फॉर ईच देम, ठीक है। टेम्पल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पीपल्स लाइफ, और जो मंदिर वगैरह बनते थे उनका बहुत बड़ा रोल था लोगों की जिंदगी में। एंड ईच सिटी बिल्ट अ ग्रैंड टेम्पल, और हर शहर के पास जो है एक मुख्य जो है, प्रत्येक शहर में एक मुख्य देवता का क्या होता था, एक विशाल मंदिर बना हुआ होता था, ठीक है, जिसको जिगरात बोला जाता था। एंड द सिटी ग्रू अराउंड दिस मीन, और पूरा शहर जो है इसके आसपास डेवलप हो जाता था, इस मंदिर के आसपास जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे ट्रेड हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हो, वो सब इसी टेम्पल के आसपास की जो अथॉरिटी है वो सब इसी के आसपास आपको दिखाई देगी। ऑल्सो एंट्री टू द सेक्रेड टेम्पल वॉज 62 हाई प्रीस्ट एंड प्रीस्टेस, और जो प्रवेश द्वार होता था इस टेम्पल का, सेक्रेड जो टेम्पल था, एंट्री जो होती थी सेक्रेड टेम्पल की, वो रेस्ट्रिक्टेड थी हाई प्रीस्ट और प्रीस्टेस के लिए, वो वर प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ अ रूलिंग क्लास, जो कि रूलिंग क्लास के पुजारिन, जो पुजारी और पुजारिन होते थे कुछ विशेष लोग, ठीक है, तो उनके लिए एंट्री थी, और बाकी लोग की रिस्ट्रिक्टेड था यहाँ पे। रिफ्लेक्टिंग क्लास डिविजन सोशल हायरार्की दैट एक्जिस्टेड इन मेसोपोटामियन सोसाइटी, तो उच्च पुजारिन और पुजारिन संवत समाज के शासक के उच्च वर्ग का हिस्सा थी। और आप देखेंगे यहाँ पे सोशल हायरार्की भी देखने को मिलती है मेसोपोटामियन समाज के अंदर। ओके, लेट्स एक्सप्लोर, डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटीज बिटवीन टेम्पल्स इन इंडिया? तो ये आप लोग देख लेना क्या है ये फिगर 4.24 सीन्स फ्रॉम सुमेरियन लाइफ ऑन अ डेकोरेटेड बॉक्स। तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर किस तरीके से जो सीन्स हैं सुमेरियंस के लाइफ के यहाँ पे शो किए गए हैं ऑन अ डेकोरेटेड बॉक्स के अंदर, आप देख सकते हैं। नोट द व्हील कार्ट एंड द एलेबरेट ड्रेपरी ऑर्नामेंट्स वॉर्न बाय द पीपल, तो लोगों ने क्या किया, व्हील कार्ट और ड्रेपरी और ऑर्नामेंट्स जो हैं लोगों ने पहने हुए हैं। The cities were large settlements where kings live in grand places and the people live in small brick houses. तो ये यहाँ का जो शहर होता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स था, लोग, राजा जो होता था वो बड़े बड़े शानदार महलों में रहा करता था, एंड पीपल लिव इन अ स्मॉल ब्रिक हाउस, और लोग जो थे छोटे से ईंट के घरों में रहा करते थे, और लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इसी सेंटर के अराउंड जो है उनकी बसावट देखने को मिलेगी। लोग फार्मिंग करते थे, कुछ लोग क्राफ्ट्स करते थे जिसमें मेटल वर्किंग का भी काम करते थे, मेटलर्जी का, पॉटरी का, टेक्सटाइल्स होते थे, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिस होती थी। और भी प्रोफेशनल्स के लोग काम किया करते थे, जैसे कि मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ये भी यहाँ पे व्यापारी और ट्रेडर्स जो होते थे वो सब यहीं एग्जिस्ट करते थे। डोंट मिस आउट, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। सुमेरियन वॉज डेवलपिंग कैनाल इरीगेशन, सुमेरियन जो थे उन्होंने कैनाल इरीगेशन वाला सिस्टम बनाया था। द अर्ली हड़प्पन्स इन द फुट हिल्स ऑफ बलूचिस्तान एंड नेबरिंग रीजन्स फॉर आल्सो बिल्डिंग चेक डैम्स नोन एज गारबांड्स, तो जो अर्ली हड़प्पन्स थे जो बलूचिस्तान की पहाड़ियों पर रह रहे थे
और उनके आसपास का जो एरिया था उन्होंने भी चेक डैम्स बनाने शुरू करे, जिसको गारबैंड्स बोला गया, और वो भी अक्रॉस स्मॉल स्ट्रीम्स टू एनहेंस इरिगेशन, और छोटे छोटे स्ट्रीम्स बनाए जिससे कि इरिगेशन की जो सुविधा है और अच्छी हो जाए. A much evolved form of these water management skills of the Harappans can be seen in the elaborate water harvesting system built at Dholavira in Kutch. तो आप देखेंगे जो धोलावीरा का कच्छ है वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी देखने को मिला है. वाटर फ्रॉम द 2 nearby streams वो डाइवर्स, और 2 स्ट्रीम्स हुआ करते थे, उसका पानी जो है इन डैम्स में और कैनाल्स में जाता था इनटू सीरीज ऑफ डीप टैंक्स टू कंजर्व, जिससे कि पानी को सुरक्षित किया जा सके. These interconnected tanks were built from stones, और ये सारे जो टैंक्स बनाए गए थे इंटरकनेक्टेड, ये स्टोन्स के बनाए गए थे, मड ब्रिक से बनाए गए थे. कुछ टैंक्स तो बहुत ज़्यादा डीपर उनको उनमें कट लगा दिए गए थे कि बेड रॉक जैसे वाटरफॉल होता है उस तरीके से. सिमिलरली द ह्यूज डॉकयार्ड जो था लोथल में, उसके वो भी किसका बना था, वो भी बर्न ब्रिक्स का बना हुआ था. अनदर मार्वल ऑफ द हरप्पन वाटर मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर स्किल्स के लिए वो भी जाना जाता है. ओके, द बिगनिंग ऑफ राइटिंग की अगर हम बात करें तो बिगनिंग ऑफ राइटिंग जो है इसकी शुरुआत हो चुकी थी. सुमेरियन जो थे वो सब, सुमेरियंस वर द फर्स्ट, वो ऐसे लोग थे जिन्होंने लिखना शुरू कर दिया था 3300 BC तक. उन्होंने एक राइटिंग सिस्टम लेके आए थे जिसको क्यूनिफॉर्म बोला जाता है. ड्यू टू द वैज शेप टूल से उसको लिखा जाता था. यूज्ड बाय स्क्राइब्स, इनको जो लिपिकार होते थे, लेखक होते थे, वो लोग इसको लिखते थे. क्यूनिफॉर्म कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मार्क प्रेस्ड ऑन टू द डैम्प सरफेस ऑफ क्ले टैबलेट्स, और जो क्यूनिफॉर्म होता था उसमें हंड्रेड्स ऑफ मार्क्स जो है वो प्रेस किए जाते थे, गीली सतह होती थी डैम्प सरफेस पे ऑफ क्ले के टैबलेट से, मिट्टी की जो क्या कहते हैं गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर दबाकर उसको बनाया जाता था. इस स्क्राइब्स एंजॉय हाई स्टेटस इन द सोसाइटी, और ऐसे लोग को सबसे ज़्यादा जो है समाज के अंदर प्रतिष्ठा मिली थी. सिमिलर टू द, जैसे कि प्रीस्ट और प्रिस्टेस को एक हाई लेवल की पोजीशन पे रखा गया था, तो इस तरीके से जो स्क्राइब्स होते थे उनको भी रखा गया था यहाँ पे. एंड सिमिलर टू द प्रीस्ट एंड प्रीस्टेस एंड बाय 3000 BC के अराउंड. ओके, क्यूनिफॉर्म जो है इसको पूरे जो मेसोपोटामिया जो है वाइडली इसको यूज़ किया जा रहा था. हर सिटी स्टेट्स के अंदर, अलग अलग सिटी स्टेट्स जो मेसोपोटामिया थे वहाँ पे वाइडली यूज़ किया गया था इसका. इवन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, वो अलग अलग प्रकार की भाषाएं भी बोलते थे. क्यूनिफॉर्म टेबल्स गिव्स अस अ ग्लिम्प्स इनटू द लाइव्स एंड बेल्स ऑफ द मेसोपोटामियंस ऑफ द मेसोपोटामियंस. और क्यूनिफॉर्म के टैबलेट्स में हमें झलकियाँ मिलती हैं लोगों की ज़िंदगियों के बारे में, उनके मेसोपोटामियंस के लोग के क्या मान्यताएं थी, उनके क्या मिथ्स थे, क्या उनके एपिक्स थे, क्या उनके हाइम्स थे, उनके कानून क्या थे, उनकी एजुकेशनल ड्यूटीज़ कैसी थी, तो उन सब के बारे में हमको पता चला है. टैबलेट्स वो यूज़ फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ फार्मिंग एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़. टैबलेट्स का यूज़ किया जाता था कि वहाँ पे फार्मिंग का रिकॉर्ड होता था, उस पर क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ की जाती, स्पेशली पॉटर्स, सील कटर्स, शिप बिल्डर्स का पर इस तरीके के वर्क भी हुआ करते थे. ओके, ये आप देख सकते हैं फिगर 2.4.25 में यहाँ पे शो किया गया है. क्यूनिफॉर्म्स was used to write several languages. यूज किया गया था मेसोपोटामिया ने, बट लेटर वेंट आउट ऑफ द यूज बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मिलियन BC. ओके, और फर्स्ट मिलियन BC में इसका यूज जो है बिल्कुल अंत तक आ गया था, इसका आउट ऑफ यूज हो गया था, इसका कोई यूज नहीं था. एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डोंट मिस आउट. सुमेरियन जो थे उन्होंने व्हील, कार्ट और सेल बोट को भी क्या किया था, उसका भी आविष्कार कर लिया था. ओके, एंड दे यूज कैलकुलेशन फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स. और वो लोग कैलकुलेशन करने लगे थे जब वो बिल्डिंग कर रहे थे स्ट्रक्चर को, एग्रीकल्चर फील्ड्स को मापने के लिए कैलकुलेशन का यूज़ हो रहा था. द नंबर सिस्टम जो उनका बेस था वो नंबर 60 पे ही बेस था. और कॉन्सेप्ट ऑफ 60 का मतलब होता है 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 सेकेंड में 1 मिनट में 60 सेकेंड. और 360 डिग्री का क्या होता था, पूरा सर्कल बनता था, जो कि सुमेरियंस लोग उन्हें इसका आविष्कार किया था. ओके, लेट अस रिकॉल यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम जो है वो हरप्पन स्क्रिप्ट के साथ साथ यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम भी चल रहा था. और बट वाइल द यूनिफॉर्म हैज़ बीन डेसिफर्ड, जब यूनिफॉर्म को पढ़ा जा रहा था, समझा जा रहा था, उसी टाइम पे हरप्पन स्क्रिप्ट जो है उसको वो बिल्कुल ही समझ ही नहीं आया, उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया. डू यू थिंक आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविलाइजेशन चेंजेस व्हेन स्क्रिप्ट इज डेसिफर्ड कंपेयर टू व्हेन इट इज नॉट. तो आप देखेंगे जो सिविलाइजेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें बदलाव देखने को मिला, क्योंकि वहाँ का स्क्रिप्ट तो पढ़ा जा रहा था, लेकिन हरप्पन का स्क्रिप्ट जो है वो कोई पढ़ नहीं पाया था. अकादियंस आ गए थे, फिर उसके बाद अकादियंस जो है ये पावर थी सुमेरियन की, जिनको हराया था, हरा के फिर अकादियंस आए थे 2334 में. उसे नया जो है जो उसके बाद आप देखिए न्यू सिटी स्टेट जो है वो डेवलप होने लग गए ऑन द सिटी ऑफ अक्कड़.
विच ले फर्दर नॉर्थ इन समर, जो कि नॉर्थ समर में था, और जो कि सेंट्रल मेसोपोटामिया का जो है वाले एरिया में था। ये पीपल जो थे इस एरिया के लोग जो है अकादियन भाषा बोलते थे, एंड लैंग्वेज जो कि भाषा जो है सुमेरियन वाले लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ करती थी। अकादियन जो है और सुमेरियन जो है वो सेम क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स का यूज करते थे लिखने के लिए, वो था यूजिंग सेम स्क्रिप्ट्स फॉर राइटिंग। अकादियन रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ पावर ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ मेसोपोटामिया एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट डायनेस्टिक एम्पायर जो है वो कार्डियन ने रिकॉर्ड किया था। एंड दिस वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ विच सॉ द एवोल्यूशन ऑफ क्रिएटिव लिटरेचर। यहीं से क्या है, एक साहित्य की रचनात्मक साहित्य का जो है विकास शुरू हुआ था। द एपिक ऑफ गिलगमेश रिटन ड्यूरिंग द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो एपिक है गिलगमेश का, ये कब लिखा गया है, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के दौरान लिखा गया था। ओके, और ये सबसे पुराना जो है अर्ली स्टोरीज जो है इसमें लिखी जाती थी, और इसके बारे में क्या क्या स्टोरीज थी इसके अंदर आप इसको क्लास में डिस्कस कर सकते हो। ओके, द क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकार्डियन किंग्स आर गोन टॉक अबाउट मेसोपोटामियन ट्रेड विद द ईस्टर्न टेरिटरीज ऑफ डिलमन, मगन एंड मिलुहा। तो क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स जो था अकादी साम्राज्य के महत्वपूर्ण राजा सरवन से संबंधित था ये। ओके, जिसमें कील लिपि पट्टिकाओं में मेसोपोटामिया के पूर्वी क्षेत्र में दिलाव और मग्गा, मगान और मिलहुआ जो है के साथ व्यापार का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। मिलहुआ इज जनरली आइडेंटिफाइड विद द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन एंड डिलमन एंड मगाना टुडेस बहरीन एंड ओमान पेनिनसुला ऑफ द पर्शियन गल्फ। तो ये बताया है यहाँ पे कि जो डिलमन था वो बहरीन का पार्ट था, मगन जो था ओमान पेनिनसुला का था जो कि पर्शियन गल्फ है। और विद द हरप्पन्स दे ट्रेडेड सेमी प्रीशियस स्टोन, बीज, सैवरी टिम्बर, गोल्ड डस्ट एंड पब्लिक कॉपर। ये दोनों जो है फारस की खाड़ी के आसपास स्थित थे, और इन क्षेत्रों पर हड़प्पा वासियों के बीच व्यापार होता था। वे अर्थ कीमती पत्थरों के मन के, हाथी के दांत, लकड़ी, इन सब चीज़ें का क्या करते थे, ट्रेड करते थे। फिगर 2 पॉइंट आप देख सकते हैं। फिगर where we gone, sorry for that। हाँ, फिगर 4.26, अगर मैं फिगर 4.26 की बात करूँ तो ये हड़प्पन कॉन्टैक्ट विद मेसोपोटामियन सिटीज एंड कॉन्टेम्परेरी चालकोलिथिक साइट्स जो है मगान्स की, टुडे जिसको ओमान बोला जाता है, बिलुमन टुडेस बहरीन बोला जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा शो किया गया है। जो ब्लू आप देख सकते हैं यहाँ पे जो येलो कलर का सर्कल्स है वो मिल्हन साइट्स को दर्शाता है। ये देखिए यहाँ पे मिल्हन साइट्स, ठीक है। ओके, और जो ग्रीन लाइट ब्लू कलर का जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को वो दिखाता है, जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ है, ये वाले पार्ट में। ओके, ये है मिलुहा, ठीक है, ये आपको मिलियन साइट्स पता है। मगन साइट्स कहाँ है, मगन साइट्स ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और डिलमन साइट्स रेड वाले से शो कर रखी है, जो कि आप इस मैप में ध्यान से देखना, तब आपको डिलमन साइट दिखाई देंगी। ओके, हाँ, ये एक यहाँ पे डिलमन साइट है पर्शियन गल्फ के पास। ओके, असाइरियंस क्या है, असाइरियंस जो है ये अकादियन एम्पायर है, उसने अपनी सुपरमेसी को खो दिया था अराउंड 2154 BC टू अ न्यू स्टेट जिसको असुर बोला जाता था नॉर्दर्न मेसोपोटामिया के अंदर। द असीरियन सिविलाइजेशन जो है दैट सप्लांटेड द अकादियंस लास्टेड टिल अर्ली 1700 BC। तो जो अकादियन एम्पायर था उसने अपना प्रभुत्व जो है वो खो दिया था 2054 BC के तक, ठीक है। थोड़े ही समय में क्या हुआ था, असीरियाई लोगों ने अपना प्रभुत्व जो है, अपना जो डोमिनेंस है पूरे मेसोपोटामिया में फैला लिया था। वेस्ट एंड साउथ के पड़ोसी क्षेत्रों में पहुंच गए थे ये लोग, ठीक है। और थोड़े से समय के लिए क्या हुआ था, तो अकादियन डोमिनेंस जो है पूरे मेसोपोटामिया में फैल गया, और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में भी फैल गया था, जो कि वेस्ट और साउथ वाला एरिया था। अब हम बेबीलोन्स के बारे में पढ़ेंगे। बेबीलोन्स क्या है, बेबीलोन्स जो है ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में ही है। इसमें Where the Assyrians were dominant in the earth, जब असीरियंस ने नॉर्थ में डोमिनेट कर रखा था, अपना एक पूरा डोमिनेंट स्थापित कर लिया था, शक्तिशाली हो गए थे वो यहाँ पे, तो न्यू स्टेट बेबीलोनिया जो है उसने अपने डोमिनेंस जो है सेंट्रल मेसोपोटामिया में बना ली थी फ्रॉम 19 BC ऑनवर्ड्स। तो जो बेबीलोनिया की जो ग्लोरी थी, जो उनका स्वाभिमान, स्वर्णिम था,
वो जो है असेंडेंस ऑफ हुमोरबी जो था 1792 बीसी के अंदर आया था, जिसने कि नेबर, ये राजा था हुमोरबी, और इसने क्या किया, जो नेबरिंग रीजन्स जो थे, आस पड़ोस के जो क्षेत्र था, उसमें अपना जो है पूरा एरिया जो है स्मॉल सिटी स्टेट को एक लार्ज एम्पायर में कन्वर्ट कर लिया था। तब तो पहले इनके पास जो है स्मॉल सिटी स्टेट था, फिर उसने धीरे धीरे पूरा एक लार्ज एम्पायर बना लिया। मोस्ट सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन हुमोरबी का वो रहा था कंपाइलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। उसने क्या किया था, कानून और नियमों का पूरा संकलन किया था फॉर सिविल एंड सोशल कंडक्ट, जिसको कोड ऑफ हम्मुराबी थ्रू आउट हिज एम्पायर नाम से जाना जाता था। इस सब ऐसे फाउंडेशनल मोड फॉर मेनी फ्यूचर लीगल सिस्टम के लिए बहुत सारे उसने एक नींव तैयार कर दी थी लीगल सिस्टम के। जब एंड हुआ 14,000 बीसी तक, तो बेबुलेंस जो है उसने अपनी जो अपना महत्व था वो खो दिया था। क्यों खो दिया था? क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, जो हितैषी थे वो, उनकी जो शक्तियाँ जो हैं वो उभर के बार बार जो हैं वो आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया था, न्यू टेक्नोलॉजीज और अच्छे अच्छे तरीके से क्या किया, उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को अडॉप्ट कर लिया था। दिस अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन शुरू हुआ, यहाँ से पर्यावरण का जो है लगातार खराब होना शुरू हुआ, प्रेशर पड़ा एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई, और ग्रेजुअली क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जो बेबीलोन का जो कंट्रोल था वो, उनकी जो डोमिनेंस थी वो पूरी खत्म हो गई। एज रिजल्ट दे वर अनेबल टू मेंटेन द डोमिनेंस, वो आगे तक अपना जो डोमिनेंस है वो नहीं मेंटेन कर पाए, और न्यू पावर्स आ गई थी वेस्ट एशिया के अंदर। ओके, हिटिटीज क्या था, हिटिटीज क्या था, हिटिटीज जो है इंडो यूरोपियन पीपल हुआ करते थे, जिन्होंने अपना पावरफुल एम्पायर बना लिया था एनाटोलिया के अंदर, जो कि मॉडर्न डे टर्की माना जाता है। मॉडर्न डे सीरिया को टर्की बोला जाता है, अराउंड द सेकेंड मिलियन बीसी के अराउंड। ठीक है, तो ये पावर आ गई थी। तो इससे क्या हो, बेबीलोन जो थे वो बिल्कुल ही उनका डोमिनेंस जो है वो गिर गया था। इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन क्या है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन बोलते हैं उसको मिस्र की सभ्यता। इजिप्टियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है पूरे देश की, जो कि अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और लास्टिंग इन्फ्लुएंस जो रहा है बाकी सिविलाइजेशन के ऊपर, उससे भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द इजिप्ट वॉज नोन टू बी ग्रीक्स एंड रोमन्स, और आपको पता होना चाहिए कि रुचिकार चीज़ ये है, इजिप्ट जो है वो अपने ग्रीक्स और रोमन्स के लिए जाता जाता है। ग्रीक राइटर्स थे वहाँ पे, जैसे कि हेरोडोटस, वो वहाँ पे आए, उन्होंने इजिप्ट के बारे में लिखा 5th सेंचुरी बीसी में, और 19th सेंचुरी में उन्होंने कलेक्शन ऑफ वर्क्स टाइटल डेले इजिप्टाई ऑल्सो प्रोवाइड फैसिनेटिंग डिटेल्स मिलती हैं उसमें, हमें पूरी फैसिनेटिंग डिटेल्स जो है हिस्ट्री अबाउट इट, हिस्ट्री जो है इजिप्ट की सिविलाइजेशन के बारे में पूरी डिटेल्स जो इसके अंदर मिलेगी हमको। ओके, इजिप्टियन हिस्ट्री जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हुई है पापायरस। पापायरस क्या होता था, ये ओल्ड पेपर रिकॉर्ड होता था। दिस डॉक्यूमेंट प्रिजर्व बोथ स्टोरीज एंड प्रैक्टिकल डिटेल्स, और इस डॉक्यूमेंट में जो है जो हमारी कहानियाँ थी और जो प्रैक्टिकल की डिटेल्स थी उनको भी संरक्षित करके रखा गया है। ऑफरिंग अ विंडो, एक विंडो शो की गई कि किस तरीके से इजिप्टियन जो है पूरी दुनिया को समझ रहे हैं। फिगर 4.28 जो है ये चीज़ बताता है कि टाइमलाइन शोइंग द इजिप्टियन सिविलाइजेशन को टाइमलाइन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइमलाइन को हम लोग यहाँ देख लेते हैं पहले कि टाइमलाइन शो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन की कैसे शुरुआत हो रही है। 5500 बीसी में न्यूलिथिक था, फिर 4000 बीसी तक चैल्कोलिथिक आया, और 3100 ब्रॉन्जेस था। उसके बीच में आप देखेंगे 2686 बीसी और 2181 बीसी के ओल्ड किंगडम था। फिर 2030 बीसी से 1650 तक मिडिल किंगडम आया, 15700 बीसी से न्यू किंगडम आया 1069 बीसी तक। ओके, तो ये जो है टाइमलाइन थी हमने देखी इजिप्टियन सिविलाइजेशन की। Libraries dating back to 2000 BC stored papyrus called in label jar on shelves. Once the jar contained the oldest version of the story of Sindbad the Sailor. Short stories from this period are diverse, including animal fables suggesting a link to Aesop's fables, tales of ghosts, miracles and romances, animal the oldest known form of Cinderella. तो papyrus क्या था? Papyrus was made by cutting the inner trunk of the papyrus plant into papyrus एक पेड़ होता था, एक पौधा था, एक पौधे से बनाई जाने वाली लिखने की सामग्री थी। पौधे के तनों की जो अंदरूनी जो परत होती थी उसको पट्टियों में काट कर, ठीक है, उन पे आड़ा तिरछा जो है उसे रख कर फिर दबाकर
और उसे सुखाकर चादर जैसी सामग्री बनाई बनाई जाती थी। ओके। Libraries dating back to 2000 BC store papers, scrolls, and label jars on shelves. Once a jar contained the oldest version of the story of Sindbad the Sailor. तो एक स्टोरी जो है ओल्डेस्ट वर्जन जो है स्टोरी ऑफ सिंदबाद सेलर का मिला है यहाँ पे। शॉर्ट स्टोरी जो है इस पीरियड की बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी, उसमें एनिमल्स की कहानियाँ सजेस्टिंग अ लिंक टू एसोप्स फेबल्स जो कि टेल्स हुआ एसोप्स फेबल्स जो कि टेल्स ऑफ गोस्ट था, उसमें मेरेकल्स थे, रोमांस थे, एंड इवन द ओल्डेस्ट नोन फॉर्म ऑफ सिंड्रेला भी उसमें मेंशन था। डोंट मिस आउट हाउ वाज द इजिप्टियन स्क्रिप्ट डेसिपर्ड। एक इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया कि जो मिस्र की जो स्क्रिप्ट थी उसको किस तरीके से पढ़ा गया था। पायरे बॉचर्ड फ्रेंच आर्मी इंजीनियर था, वो फोर्ट को रिपेयर करता था इजिप्ट के अंदर 1799 में। उसने जाइंट ब्लैक स्टोन कवर किया था मिस्टीरियस राइटिंग के अंदर जिसको रसेटा स्टोन बोला जाता था। उसमें 3 तरीके की राइटिंग थी इंक्लूडिंग ग्रीक, सिंस पीपल कुड स्टिल रीड ग्रीक, लोग जो है ग्रीक को पढ़ सकते थे। दिस वाज अ ह्यूज ब्रेक थ्रू था, लाइक हैविंग अ बाइलिंगुअल डिक्शनरी थी फॉर अ लॉस्ट लैंग्वेज। 1822 के अंदर एक फ्रेंच लिंग्विस्ट था जिसको जीन फ्रैंकोइस चैम्पलिन, फाइनली उसने डेसिफर किया था स्क्रिप्ट के बारे में। इजिप्टियन कैलेंडर जो है इसके अंदर 3 सीजन हुआ करते थे, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 4 मंथ, और सब में क्या होते थे 4 महीने होते थे। इनोडेशन क्या था, बाढ़ का मौसम था जिसको ऑटम बोला था। पेरेट जो था ये ग्रोइंग विंटर सीजन के बारे में बताया गया, और शेमो जो था हार्वेस्ट समर था। शेमो जो है ये फसल है, जब फसल काटने का मौसम आता था, धूप गर्मी होती थी, तो शेमो बोला गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द राइजिंग ऑफ सीरियस डॉग स्टार, और ये सब चीज़ें जो हैं राइजिंग ऑफ सीरियस डॉग स्टार था उसके ऊपर बेस्ड थी, जहाँ पे पूरे साल में 365 डेज हुआ करते थे, 12 मंथ्स होते थे, और 30 डेज हुआ करते थे, और 5 एक्स्ट्रा डेज हो जाते थे। दिस इज क्वाइट एक्यूरेट बट लॉस्ट टाइम सिंस द रियल इज अबाउट 1/4 डे लॉन्गर। वास्तव में पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 बाई 1/4 दिन लगता है। तो 365 वाला जो दिन है हर वर्ष लगभग 1/4 दिन पीछे रह जाता था। ओके, लेट्स नाउ लर्न अबाउट हाउ द इजिप्टियन सिविलाइजेशन ग्रू। तो अब हम ये पढ़ेंगे जो मिस्र सभ्यता थी वो कैसे उसका विकास हुआ, कैसे वो फली फूली। इजिप्ट सॉ द इमर्जेंस ऑफ सिटी स्टेट्स। इजिप्ट में क्या होता था, सिटी स्टेट्स बनने शुरू हो गए थे, ठीक है, अराउंड 3000 BC। उसमें क्या होता, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, रिसोर्सेज जो थे वो भी, संसाधन भी उपलब्ध थे। रिवर जो थी नाइल वाटर, द लैंड, तो उससे जो नदी के किनारे वाले एरिया पे लोगों को पानी मिल जाता था। एवरी समर द रिवर फ्लड, हर साल क्या होता था उस नदी में बाढ़ आती थी, एंड लीडिंग टू एनुअल इनंडेशन, और बाढ़ का मौसम हो जाता था तो जिसकी वजह से रिच मड होती थी, कीमत होता था, और ये जो है ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती थी। बाढ़ के साथ नदी अपने किनारों पर उपजाऊ काली मिट्टी जो है वो जमा करती थी, इस मिट्टी को कीमत कहते थे, ठीक है, और यह फसल उगाने के लिए बहुत अच्छी फर्टाइल सॉइल मानी जाती थी। ओके, इजिप्टियन रेफर्स टू देयर लैंड एज कीमत। इजिप्टियन ने अपनी जो लैंड है उसको कीमत बोला है, एंड कीमत का मतलब होता था ब्लैक, कमिंग फ्रॉम द ब्लैक रिवर वैली सॉइल, जो नील नदी की घाटी की काली और उपजाऊ मिट्टी के कारण पड़ा था। काली मिट्टी जो थी उसके इजिप्ट नदी के इजिप्ट की जो ज़मीन पे थी उसको कीमत बोला जाता है। About 5,000 years ago, farmers discovered that by digging ditches they could divert water from the Nile into the fields and store water in the reservoir for later use. 5,000 साल पहले की बात है कि किसानों ने क्या किया, गड्ढे खोदने शुरू कर दिए, उसमें पानी भरना शुरू कर दिया नाइल नदी का, जिससे कि फिर वो खेतों में पानी जा सके, और रिजर्वायर्स बनाने शुरू कर दिए जिससे स्टोर कर सके उसके अंदर पानी को। बाय काउंटिंग द डेज बिटवीन नाइल फ्लड, जो बीच का जो समय होता था फ्लड आने से और उसके बीच जो समय होता था उससे उन्होंने क्या किया, जिस लोगों ने कैलेंडर बना लिया था। द नीड टू डिचेस एंड कंस्ट्रक्ट डैम्स रिक्वायर कलेक्टिव एफर्ट्स, और वो जो गड्ढे वड्ढे खोदने होते थे, नाली वगैरह बनानी थी, डैम्स वगैरह बनाने के लिए लोगों के सभी लोगों का जो है एकजुट होना बहुत जरूरी था। These early cooperative efforts must have led in the growth of local government, और इसी से क्या होता है वहाँ पे जो है एक स्थानीय सरकार बन रही थी जिसके वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास भी होती थी, probably making up the earliest form of local government in Egypt, और जिस तरीके से पहले जो है स्थानीय सरकार इजिप्ट में हुआ करती थी उस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रही थी। The step pyramid at Saqqara, over the time powerful individual called pharaohs
emerged as a ruler of Egypt. तो फिर क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया तो पावरफुल इंडिविजुअल्स को क्या बोला गया, फरोज बोला गया, जो कि कौन थे फरोज, ये जो है समय के साथ मिस्र के शक्तिशाली शासक उभरे जिन्हें फरोज कहा गया, वे मिस्र के शासक होते थे। ओके, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ फरोज, जब उनकी डेथ हो जाती थी उन्हें डीप अंडरग्राउंड जो है और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में क्या कर दिया करता था, दफना दिया जाता था, जिसको मस्टबा, उसके आसपास मस्टबा रख दिया जाता था, ओवर द ब्यूरियल चैम्बर। ग्रेजुअली दिस मस्टबा प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर टू फॉर्म अ पिरामिड। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये मस्टबा जो एक के ऊपर पिरामिड की तरह उनको बनाया जाता था। वन प्रोमिनेंट एग्जांपल जो है इस पिरामिड का, वो स्टेप पिरामिड जो है सकारा, जो कि यहाँ पे शो किया गया है फिगर 4.31 में आप देख सकते हैं। ये फिर ये इस तरीके से पिरामिड बन गया ये। ओके, gradually these mastabs were placed one on the top of the other to form a pyramid. One prominent example जो था इस pyramid का, वो था step pyramid at Saqqara. The pyramids were built primarily because of the Egyptian belief that each person had a spiritual double that lived on after death if the body was preserved through mummification. तो यहाँ पे ये माना था कि मृत शरीर को संरक्षित कर रखने की ये प्रक्रिया मानी जाती थी। ओके, लेट्स एक्सप्लोर, ये हम देख लेते हैं हायरार्की क्या है। सोशल हायरार्की पिरामिड की दे रखी है फिगर 4.32 में आप देख सकते हैं। फरोज जो थे उनको हाई पोजीशन दी जाती थी, सबसे ऊपर रखा जाता था। मिस्र का सर्वोच्च शासक फरो को बोला था, जो कि सबसे ऊपर है। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉबल्स, जिसमें हमारे आ जाते हैं सरकारी अधिकारी और कुलीन लोग और धार्मिक पुजारी। फ्री लैंडलॉर्ड्स एंड आर्टिजन्स एंड मर्चेंट्स आ जाते हैं, जिसमें स्वतंत्र भूमि मालिक, कारीगर, व्यापारी आ जाते हैं। और सर्व्स और सेल्स जो है ये सबसे नीचे, बदुआ, किसान और सरफदास जो है वो नीचे वाली उसमें आते हैं। ओके, मम्मीफिकेशन क्या है? मम्मीफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्रक्रिया है जिसमें हम इंटरनल ऑर्गन्स को हटा देते हैं एक्सेप्ट द हार्ट एंड ड्राइंग द बॉडी विद नेट्रॉन। द बॉडी को फिर क्या करते हैं, ऑयल करते हैं, रैप कर देते हैं लाइनिन स्ट्रिप में, प्लेस इन अ कॉफिन एंड बरीड विद रिचुअल्स। ओके, ये मम्मीफिकेशन होता है। ये डेली आइटम्स यहाँ पे शो कर रखे हैं कि इजिप्टियन लोग कौन कौन से आइटम्स को यूज़ करते थे, यहाँ पे शो किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लीपर्स को दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जर्व द इमेज, आप ऑब्जर्व कीजिए क्या है क्या नहीं है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। अर्ली इजिप्ट जो है वो एंजॉय करते थे लेजर एक्टिविटीज़, ठीक है। दे स्वैम, कैनोइट, प्लेड, बोर्ड गेम्स वगैरह खेलते थे, म्यूजिक वगैरह को एंजॉय करते थे, डांसिंग करते थे। फेस्टिवल्स जो थे वो भी अच्छे तरीके से मनाते थे, डेडिकेटेड टू गॉड्स। फरोड्स रूल के हिसाब से हर गॉड का जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। एंड द which the statues were paraded accompanied by music, play on instruments such as the sistrum। और एक म्यूजिक होता था सिस्टम, जिसे बोला जाता है। मिस्र की संस्कृति में त्योहारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। देवी देवताओं और फेरों के शासन से जुड़े हुए होते थे। और सिस्टम क्या होता था, एक जुनून होता था, ठीक है। फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेटेड जो फरो होता था उसके राज्य में जो है त्योहारों को मनाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल द सेट फेस्टिवल जो है वॉज हेल्ड टू मार्क किंग्स 30 ईयर ऑन द थ्रोन। और सेट फेस्टिवल जो है तब मनाया जाता था कि जब राजा के 30 साल पूरे हो जाते थे। एंड दीज ग्रैंड इवेंट्स शो द पीपल्स डीप रेवरेंस फॉर देयर गॉड्स एंड रूलर। और ये ग्रैंड इवेंट्स जो हैं वो ये दिखाते हैं लोगों को कितना डीप रेफरेंस था भगवान और रूलर के प्रति। इजिप्टियन वुमेन इन जनरल एंजॉय मोर राइट्स देन द ग्रीक और रोमन काउंटरपार्ट एज दे कुड ओन प्रॉपर्टी एंड रन बिजनेसेस। तो इजिप्टियन वुमेन जो हैं वो एंजॉय करती थी, उन्हें ज़्यादा अधिकार मिलते थे, जो कि ग्रीक और रोमन की वुमेन्स को उतने नहीं मिलते थे। उनकी खुद की प्रॉपर्टी और वो खुद के अपने बिजनेस चलाती थी। एंड फॉर इंस्टेंस क्लियोपाट्रा जो है ये इनको ट्रेन किया गया था चाइल्डहुड से टू रूल। बचपन से उन्हें रूल करना सिखाया गया था। शी बिकेम क्वीन एट द एज ऑफ 18। 18 साल में एक क्वीन बन चुकी थी। तो इनकी इमेज आप देख सकते हैं, ये शो कर रखी है क्लियोपाट्रा की एट द एज ऑफ 18 ऑन द वॉल ऑफ अ टेम्पल, ठीक है। ये क्वीन बना दिया गया था 18 साल में इनको।
अब जो है हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज चाइनीज सिविलाइजेशन। इसको हम समझ लेते हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन क्या होती है? जो चाइना की सभ्यता थी, ओके, चीन की सभ्यता थी। तो इसमें क्या था, चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो दो नदियों के आसपास फैल रही थी, जो कि ह्वांग ही, जो कि पीली नदी माना जाता था, यांगजी, एंड दीज टू रिवर वैलीज वर आल्सो सेंटर्स ऑफ अर्ली चाइनीज न्यूलिथिक कल्चर जो है। और इन्हीं नदियों के आसपास आपको जो है चाइनीज न्यूलिथिक कल्चर जो है अर्ली जो चाइनीज न्यूलिथिक कल्चर डेवलप होते हुए दिख रहा था। और 2000 बीसी में जो है कॉपर, ब्रॉन्ज, मेटलर्जी, इनसे बहुत ज़्यादा सेटलमेंट हुए, न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हुए। वो भी कहाँ हुए? येलो रिवर बेसिन के आसपास, ओके। कहाँ पे? येलो रिवर बेसिन के आसपास, ओके। ये येलो रिवर बेसिन के आसपास। टू द थ्रेशोल्ड ऑफ द ब्रॉन्ज एज, हाउएवर इट वाज ओनली अराउंड 1600 बीसी में जो है शहर के केंद्र बनने लग गए। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, एडवांसमेंट हुई, लोगों ने मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा जो है एडवांसमेंट कर लिया था, क्राफ्ट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लग गया था। और इससे क्या हो रहा था? राइज हो रहा था फर्स्ट चाइनीज ब्रॉन्ज एज टेरिटोरियल एम्पायर, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ चाइना जो है वो वेरियस डायनेस्टी में उसको ऑर्गेनाइज किया था। एक थी, पहले थी शंग डायनेस्टी, ठीक है, शंग डायनेस्टी जो कि 1600 से लेके 1046 बीसी तक चली। फिर झोउ डायनेस्टी आई 1046 से 256 तक। उसकी दो वेल डायनेस्टीज मानी जाती हैं ब्रॉन्ज एज की। बाय 600 बीसी जो यूज जो है आयरन का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था पूरे चाइना के अंदर। एंड द चाइनीज आयरन एज जो है जनरली डेट्स फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड्स। द नेम चाइना जो है प्रोबेबली कहाँ से आता है? आयरन एज से आता है। क्वीन चिन डायनेस्टी जो कि 221 से लेके 206 से 6 बीसी तक रही, एंड ऑल्सो नोन एज फर्स्ट एम्पायर डायनेस्टी ऑफ चाइना इसको माना जाता है, विच इज क्रेडिट फॉर यूनिफाइंग द कंट्री। अनदर इम्पोर्टेंट चाइनीज डायनेस्टी जो थी आयरन एज में वो थी हन डायनेस्टी, जो कि 206 बीसी से लेके 220 सी तक रही, ओके। टाइमलाइन शोइंग द चाइनीज सिविलाइजेशन, ये टाइमलाइन शो कर रही है कि चाइनीज सिविलाइजेशन किस तरीके से विकास हो रहा है उसका। तो 7000 बीसी तक न्यूलिथिक था, उसके बाद 2000 बीसी तक आप देखेंगे ब्रॉन्ज एज है। फिर 1600 बीसी शंग डायनेस्टी आई, 1000 फॉर झोउ डायनेस्टी, क्वीन एंड हन डायनेस्टी जो है 221 से लेकर 220 सी तक है, ओके। आयरन एज जो है 600 बीसी तक था। तो ये टाइमलाइन मैंने आपको चाइनीज सिविलाइजेशन की बता दी है। डोंट मिस आउट, ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ओके। द झाओ रूलर्स जो होते थे वो बोथ किंग्स एंड प्रीस्ट, वो राजा भी थे और पुजारी भी थे और दोनों की भूमिका निभाते थे। उनका विश्वास था कि उन्हें शासन करने का अधिकार जो है वो स्वर्ग से मिला है। लेकिन यदि लोग समृद्ध नहीं रहते तो यह शासक जो है वो ठीक से नहीं चलता, और तो उन्हें शासक से हटाया भी जा सकता था। पब्लिक ऑफिशियल्स वर चूजन विद ग्रेट केयर, जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते थे उनको बहुत सावधानी से चूज किया जाता था। आफ्टर बीइंग समाइन एन आर्करी, तो उनको आर्करी वगैरह, धनुष वगैरह चलाना, हॉर्समैनशिप, कैलकुलेशन, राइटिंग एंड म्यूजिक से इनको जांचा जाता था। हाउ डू वी नो व्हाट वी नो अबाउट चाइना, हम किस तरीके से जानेंगे कि चाइना के बारे में किस तरीके से जानते हैं। चाइना हैज एन अबंडेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एज ऑफर हिस्टोग्राफर्स रिकॉर्डेड इवन, चाइना के जो है बहुत सारे हमें ऐतिहासिक जो है दस्तावेज मिले हैं, ऑफिशियल हिस्टोग्राफी फर्स्ट मिले हैं जिन्होंने बहुत सारी घटनाओं को रिकॉर्ड किया है। और अर्ली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाइना के बारे में मिली है जिसको ओरेकल्स बोला जाता है, विच वर सिम्बल्स मेड ऑन पीसेस ऑफ एनिमल्स बोन, जहाँ पे सिम्बल्स किसके बने हैं? जो हड्डियों पे हैं, जानवरों की हड्डियों पे सिम्बल्स बने हैं, टोटोइस के शेल्स पे बने हैं। एंड दीज बोन्स वर हीटेड अंटिल दे क्रैक्ड, और इन बोन्स को हीट किया था जब तक वो क्रैक नहीं हो जाते थे। एंड द इंटरप्रिटेशन वो मेड बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द क्रैक्स, और जो इंटरप्रिटेशन किया गया है उन क्रैक्स के बेसिस पे निकाली गई है। These oracles were often used to foretell the futures, और ये oracles जो हमें भविष्यवाणी के बारे में भी बताते हैं today, and they tell us about lot of hopes और desires और fears क्या रही हैं अर्ली चाइनीज के, उनके बारे में भी आज भी हमें ये सब चीज़ें बताते हैं। Okay, let's explore the Chinese script जो है वो लोलोग्राफिक था with character representing entire words। तो ये लोलोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है थी, उसकी चाइनीज स्क्रिप्ट जो है लोलोग्राफिक थी, जिसपे कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते थे बहुत सारे वर्ड्स को या वर्ड्स और मॉर्फिंग्स को। मॉर्फिंग्स क्या है? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती थी लैंग्वेज की, जिसमें साउंड्स होते थे, ओके। जिस तरीके से यहाँ पे ट्री और आप से सिंबल बना रखा है पर्सन का, ट्री का।
एक्सप्लोर मोर एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज कैरेक्टर्स दैट रिजेंबल द ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज दे रिप्रेजेंट। तो इस तरीके से बहुत सारे चाइनीज के कैरेक्टर्स थे जो कि ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं, आइडियाज के बारे में बताते हैं। ओके, फिगर 4.37 पे आप देख सकते हैं जेड ड्रैगन 3300 2000 बीसी तक जेड ड्रैगन पेंडेंट मिला है। ये जेड ड्रैगन पेंडेंट मिला है। ओके, तो ये पिक्चर यहाँ पे शो कर रखी है। जेड ड्रैगन पेंडेंट, जो डायनेस्टी में ब्रॉन्ज वाइन पोरिंग वेसल मिला है। ओके, सम अदर क्राफ्ट आइटम्स यूनिक टू द चाइनीज सिविलाइजेशन वर द जेड ऑब्जेक्ट्स एंड फिगरन। बहुत सारे क्राफ्ट्स के आइटम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक रहे हैं चाइनीज सिविलाइजेशन के लिए, जो कि है जेड ऑब्जेक्ट्स और फिगरेंस बोला जाता है, विच वर आइदर रिचुअल और प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट, जिसको या तो रिचुअल माना जाता है या प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट माना जाता है। दे प्रोबेबली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल ट्रांजेक्शंस, और इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है सोशल ट्रांजेक्शन के अंदर, जैसे कि जेड वॉज नॉट लोकली अवेलेबल एंड वॉज ऑप्टेन फ्रॉम आउटसाइड चाइना, जो कि लोकली नहीं मिला है, इसको चाइना से लिया गया है। मार्बल वॉज ऑल्सो कार्व्ड इनटू ऑर्नामेंट्स, मार्बल्स जो है उसको उस पर भी ऑर्नामेंट्स में कार्व किया गया, उसके इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और एंड ऑल्सो फाउंडेशन फॉर वुडन पिलर्स। बिसाइड दीज चाइनीज मास्टर ब्रॉन्ज मेटलर्जी, चाइनीज ने जो है ब्रॉन्ज मेटलर्जी जो है उससे वेपन्स को बनाया है, टूल्स को बनाया है, और रिचुअल वेसल्स को भी बनाया है। ओके, तो जेड की वस्तुएं जो हैं वो सामाजिक लेन देन में उसने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चाइनीज़ का जो आर्टिजन था वो स्किलफुली कार्व था, जेड को शार्प्स ऑफ जेड की शेप्स बनाई गई, ऑब्जेक्ट की फिश बनाई गई, फिर उसको टाइट किया गया कॉर्ड के साथ। व्हेन स्ट्रक दीज जेड पीसेस प्रोड्यूस अ क्लियर लास्टिंग म्यूजिकल साउंड, और जब इनको स्ट्रक किया था तो एक म्यूजिकल साउंड निकल के आता था। तो ये सारी प्रैक्टिस जो है रिफ्लेक्ट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक की, बहुत ज़्यादा चाइनीज़ संस्कृति में म्यूजिक की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा रही है। हाई लेवल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप भी देखने को मिला है जो कि चाइनीज़ पीपल ने इसको अचीव किया था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है आप देख सकते हैं, ये बिल्ट है ओवर अ पीरियड, कब बिल्ट हुई थी 2000 ईयर्स अगो, और ये इनिशियली सेवरल वॉल्स वो बिल्ट फ्रॉम 680 बीसी में जो है ये दीवार बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी कि जो और डायनेस्टीज होती थी उनको प्रोटेक्शन मिल सके, जो बाकी डायनेस्टी थी उन्होंने इसलिए बनाया था कि जो घुमंतु लोग होते थे उनको प्रोटेक्शन मिल सके वॉलेंट रेट से। एंड दीज वर लेटर जॉइन टुगेदर टू मेक एन इफेक्टिव डिफेंसिव मैकेनिज्म, और ये जो है एक बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म इसको माना जा रहा था। ओके, चीन की जो दीवार है इसका निर्माण जो है, इन दीवारों का निर्माण जो है मुख्य उद्देश्य से किया गया था कि जो घुमंतु जनजाति हैं उन पर हमला और लूटपाट से जो है उनको सुरक्षा मिल सके। ओके, these were later joined together to make an effective defensive mechanism, and the expansion and repair of the wall continued till 17th century CE। तो इस तरीके से जो एक्सपेंशन और रिपेयर जो है इस वॉल का ये 17th सेंचुरी कॉमन एरा तक जो है चलता रहा था। ओके, थिंक अबाउट इट, व्हाट कुड हैव बीन द रीजंस फॉर बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो आप इस बारे में सोच सकते हैं और क्या रीजंस हुआ होंगे जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई है, तो ये आप लोग क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, इस पर मॉडल भी तैयार कर सकते हैं। अब हम सिल्क रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिल्क वॉज नोन टू द चाइनीज फ्रॉम द न्यूलिथिक पीरियड। सिल्क जो है ये सिल्क वॉज नोन टू द चाइनीज, सिल्क चाइनीज को कब पता चला, जब न्यूलिथिक पीरियड की शुरुआत हो गई थी 4000 से लेकर 3000 बीसी ऑनवर्ड्स। और ये इंपॉर्टेंट, इस टाइम पे क्राफ्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज। हाउवर द अराउंड 2nd सेंचुरी बीसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हान डायनेस्टी के टाइम पे क्या हुआ, जो 2nd सेंचुरी बीसी का टाइम था, सिल्क जो है मेजर आइटम हो गया था एक्सटर्नल ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। एंड सो मच सो दैट द इंटायर रूट जो था इस पर ट्रेड किया था, जिसको सिल्क रूट बोला गया था। ओके, बाय 1500 BCE चाइनीज ब्रॉन्ज सोसाइटी जो है हाईली स्ट्रेटिफाई हुई, रूलिंग क्लास से, नोबल से, एरिस्टोक्रेट से जो कि टॉप पे थे उनको फॉलो कौन करता था, फार्मर्स और लेबर्स करते थे। विच लेड द फाउंडेशन ऑफ चाइनीज सोशल हायरार्किकल स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप हुआ था। ओके, वी हैव सीन हाउ ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इमर्ज इंडिपेंडेंट इन द फर्टाइल रिवर प्लेन्स। तो हमने यही चीज़ देखी किस तरीके से जो है कांस्य युग की जो सभ्यता थी पूरी दुनिया के अंदर इंडिपेंडेंटली उभर के आई, और वो कहाँ उभर के आई, जहाँ पे भी नदियों
हुआ करती थी, वहाँ के जो प्लेन्स उपजाऊ प्लेन्स होते थे वहाँ पे। हार्नेसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चर का, और पूरे हमें न्यू रिसोर्सेज जो है इजीली मिल जाते थे। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती थी, उसमें मदद मिलती थी। एंड लीडिंग टू इमरजेंस ऑफ अर्बन सिटीज़, इस तरीके से जो है जो शहर जो है वो नए नए शहर विकसित हो रहे थे। और इन ऑल दीज मेजर सिटीज ऑफ सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन, तो ये सारे जो हैं सेंटर्स माने जाते हैं सभ्यता के। एंड द डेवलप सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बहुत अच्छी इंडिपेंडेंटली हो गया था, डेवलप हो गया था, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा रहा था। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम इनेबल अर्ली सोसाइटी टू रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, और जो डेवलपमेंट जो था राइटिंग सिस्टम का अर्ली सोसाइटी में, उसे बहुत अच्छा हमने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में हमें पता चला। एंड ओवर द टाइम इट ऑल्सो लीड टू द कंपोजिशन ऑफ लिटरेरी और क्रिएटिव टेक्स्ट भी हमने इसमें देखे। दिस मनी ऑफ अ कल्चरल इथोस, जो हमारे कल्चरल इथोस हैं उनकी जो जड़ें जो हैं वो हमें कहाँ मिलती हैं, वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में मिलती हैं। ओके, तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक